ठीक है, लेकिन इससे सेटिस्फाई नहीं होना, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हो, तो अच्छा करो। ठीक है ना। अगर इसमें ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो इतना हार्ड पेपर नहीं था, तो क्वेश्चन तो होनी चाहिए थे, 35 से 40 को बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट माना जाता। ठीक है ना। तो ये है, बाकी आप लोग करते रहिए ट्राई, क्योंकि जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते वही आगे बढ़ते हैं, हकीकत बात है। चलिए अच्छा है जो भी है, वेरी गुड, कीप इट अप। तो बच्चों देखो, हमने स्टैटिक्स अपनी कंप्लीट कर ली थी, है ना। तो हमारा चल रहा है चैप्टर 10, और आई डोंट थिंक कि यहाँ तक जहाँ हमने स्टैटिक्स पढ़ ली है उसमें आपको कोई डाउट होगा। ठीक है। अच्छा, उसमें इनिशियली वो रजिस्टर नहीं कर पाई थी। अच्छा पलक, अगर वो इनिशियली रजिस्टर नहीं कर पाई थी, तो अभी का तो मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैं पूछ के बता दूंगा आपको। ठीक है, आपका पेज मुझे बता देना, पेज मुझे बता दो तो। और आपका रिस्पेक्टिव है ना, जिस उस बैच में कोई भी रेस्पेक्टिव पर्सन होगा, तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकती हो। ठीक है, मेरा भी नाम है G82 में, मैं भी हूँ आकिब के नाम से। तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकती हो, सारी डिटेल मुझे बता देना, मैं बात कर लूंगा और क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। ठीक है। तो ये यार ग्रेडी तो होना ही चाहिए, यही एक चीज है जिसमें हमें ग्रेडी होना चाहिए, जनरली हमें ग्रेडी नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। ऑलराइट। तो ये है कहानी हमारी यहाँ तक की। अ, तो बच्चों ये चीजें हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, जो हमारे ब्यूएंसी वाले हैं, है ना। उसके बाद हम हमारा जो फ्लूइड डायनेमिक्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, हमने इनिशियली बात करी थी फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स वो होता है जो कि फ्लो कर सकता है, लिक्विड और गैस के बारे में, है ना, ये दोनों चीजें फ्लूइड होती है। उसके बाद डेंसिटी रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी के बारे में हमने बात करी। उसके बाद प्रेशर, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद प्रेशर वेरिएशन, पी इज इक्वल टू रो जी एच, डेप्थ के साथ में। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है, हमें पता है ये चीज, है ना। तो डेप्थ के साथ प्रेशर ऐसे चेंज, ऊपर प्रेशर पी नॉट होगा तो पी नॉट ऐड कर देंगे हम। उसके बाद हमने बैरोमीटर पढ़ा था। ठीक है, बैरोमीटर क्या मेजर करता है बताओ, कौन सा प्रेशर मेजर करता है, और मैनोमीटर कौन सा करता है। यस, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर के बारे में बताओ। यस, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। यस, बिल्कुल सही। इसको पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच के फॉर्मूले से लिखते हैं। और ये भाई सब चेम्बर का या गेज प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है। अभी किसी भी वेसल के अंदर हो, है ना, इसको हम लिखते हैं पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच से। गेज गेज बनाना होगा तो पी माइनस पी नॉट हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एग्जैक्ट प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर में से माइनस कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाता है, गेज प्रेशर। पता है सबको, यही होता है हमारा गेज, और ये वाला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता ही है, पी इज इक्वल टू 101325 पास्कल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको कहानी। इसके बाद बच्चों हमने क्या देखा था, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ब्यूएंसी फोर्स। मैंने आपको रिटर्न में नोट्स दिए थे ना कि जो ब्यूएंसी फोर्स है वो एक्सिलरेटिंग फ्रेम में कैसे बदलता है। ये होता है हमारा वी रो जी, और वी क्या होता है, जो कि हमारा डूबा हुआ पावर, है ना। जितना भी बॉडी हमारी डूबी हुई होगी उसका वॉल्यूम होता है वी इनसाइड। डेंसिटी ऑफ रो क्या होती है, जिस भी लिक्विड या फ्लूइड में हमारा बॉडी डूबी हुई है उसका डेंसिटी, और जी तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन होता ही है। ठीक है ना। तो ये कौन था, बुयंट फोर्स था ये, सबको याद है। अब मैंने दो चीजें आपको बताई थी, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको हल्का सा। हमारी लिफ्ट के अंदर था एक कंटेनर, कंटेनर के पास था अंदर पानी में एम मास, ये अपवर्ड जा रही थी ए एक्सिलरेशन से, लिफ्ट। ठीक है, ये 9 ज्यादा दिख रहा है एक ही जगह।
चलो, तो ये एक्सीलरेशन से ऊपर गई तो इसके ऊपर एफ बी ब्यूएंसी फोर्स लगेगा। तो इस कंडीशन में जो ब्यूएंसी फोर्स होगा वो हम लिख सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू वी रो जी प्लस ए। ठीक है, सेकेंडली हम लिख सकते हैं जब ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी तो ऐसी कुछ दिखाया था मैंने आपको लिख के, नोट्स के अंदर देखा होगा आपने, ये नीचे जा रही थी लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से, तो इस कंडीशन में जो ब्यूएंसी फोर्स होगा एफ बी दैट इज वी रो जी माइनस ए। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक्सिलरेटिंग अपवर्ड है और एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसमें भी ब्यूएंसी फोर्स अब भी ऊपर ही लगेगा। यस बच्चों, कनिष्का, पलक एंड एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस? नहीं है, मैंने क्वेश्चन भी दिया था, आई थिंक उसका सॉल्यूशन दिया नहीं दिया मुझे याद नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, कर लें इसको सॉल्यूशन, आई थिंक मैंने दिया था नहीं दिया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इसका। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली दिया होगा मैंने, ट्राई किया था क्या इसको, समझ में आया था या नहीं आया था? चलो जो भी है, मैं एक बार इसको बता देता हूँ, तो देखो क्या दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो टेंशन इन ए स्ट्रिंग होल्डिंग ए सॉलिड ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड एज शोन इन द फिगर इज टी नॉट। ठीक है, जब ये रेस्ट पर था तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसकी डेंसिटी क्या है सॉलिड की, वो कम है, हमारे फ्लूइड की क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये पानी में तैरने की कोशिश करेगा। अभी ऊपर जाना चाहता था तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग से हमने इसको बांध रखा है। ठीक है, तो रेस्ट की कंडीशन ऐसी है, एम मास मान लेते हैं इसका, तो स्ट्रिंग ने इसको नीचे से पकड़ा हुआ है, ब्यूएंसी फोर्स ऊपर लेके जाएगा इसको। ठीक है, स्ट्रिंग ने पकड़ा हुआ है तो टी नॉट, टेंशन ये दी रखी है इसमें, एम जी फोर्स नीचे आएगा तो इसमें टी नॉट प्लस एम जी नीचे की तरफ लगा है। ठीक है, क्लियर है कहानी? अरे ये क्वेश्चन बताना है नहीं बताना ये तो बताओ मुझे, क्लियर तो करो एक बार। यस, मैंने इसका सॉल्यूशन दिया था कि आपको या नहीं दिया था? और नहीं दिया हो तो हम कर लेते हैं, और दिया हो तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं समझ में आया तब भी मैं दोबारा बता दूं। ठीक है, करा देते हैं। तो ये रेस्ट की कंडीशन है बच्चों, ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आई? रेस्ट वाली कंडीशन, इसमें डूबा हुआ होगा, अभी एक्सेलरेशन नहीं है। अब सेकेंडली एम मास है, ऑब्वियस सी बात है इस कंडीशन में जो टेंशन लगेगी वो टी नोट लगेगी, जब ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, एम जी फोर्स अब भी नीचे आएगा, टी नोट प्लस एम जी हम इसको लिख सकते हैं। अब कंडीशन एक्सेलरेटिंग अपवर्ड हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर जो ब्यूएंसी फोर्स होगा वो एफ बी डैश हो जाएगा, जो कि वी रो जी प्लस ए होगा। ठीक है ना, अपवर्ड एक्सेलरेशन में ये वाला, तो ये कर दिया हमने। अब क्या करें, इतनी तो बात हो गई हमारी, ये लिख दिया हमने सारी चीजें। अब देखो मोशन, सॉरी मोशन नहीं, न्यूटन का सेकंड लॉ हम लगाएंगे जो कहता है समेशन एफ विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स का समेशन उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो रेस्ट वाली कंडीशन में दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है जीरो है क्योंकि रेस्ट पर है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बच्चों एफ बी, अगर एम जी एंड टी नॉट इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में कौन कौन है, टी नॉट है, एम जी है। ठीक है, यहाँ पर एम जी दिखा रखा है तो यू मत सोचना कि एम जी अलग है और टी नॉट प्लस एम जी अलग लग रहा है, ऐसा नहीं है कुछ भी, उनको जोड़ डायरेक्टली जोड़ के लिख दिया मैंने। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर एफ बी की वैल्यू वी रो जी ही होगी। इसके लिए लिखो इक्वेशन, जब ये मोशन में होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो एफ बी डैश अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में, एम जी रिवर्स में है, टी नॉट रिवर्स डायरेक्शन में, एंड इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर एक्सीलरेशन है इसलिए यहाँ पर पहले जीरो था, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब इसको और इसको डिवाइड कर दो, इसको मैं बोल देता हूँ 3, इसको मैं बोल देता हूँ 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम कर दें तो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ बी डैश अपॉन एफ बी एंड इट इज इक्वल टू 1 प्लस ए अपॉन जी।
ठीक है, ये हो गया। अब यहां से एफ बी डैश की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देना। ठीक है, तो इसमें डालोगे सेकंड में, तो एफ बी डैश माइनस ऑफ एम जी माइनस ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू एम है। तो एफ बी डैश की वैल्यू थी एफ बी 1 + a/g, वैल्यू पुट करेंगे एफ बी 1 + a/g माइनस ऑफ एम जी माइनस ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू एम है। अब वापस से एफ बी की वैल्यू भी लिख दो, एफ बी की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो दिस इज गोइंग आउट टू बी व्हाट, एफ बी फेसबुक इज इक्वल टू एम जी प्लस टी नॉट। ठीक है, फेसबुक की ये वैल्यू हो गई, मैंने तो सुना था करोड़ों में वैल्यू थी इसकी। ठीक है, तो एम जी प्लस टी नॉट यहाँ पर लिख दिया, और बाकी की चीजें 1 + a/g माइनस ऑफ एम जी माइनस ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू एम ए। तो टी जो टेंशन होगी जब एक्सेलरेटिंग की कंडीशन होगी, टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 + a/g हमारे पास आएगा। इसको सोल्व आई होप कि आप कर पाओगे। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है कहानी यहाँ तक, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं यही समझूंगा। ठीक है, और यही मानूंगा। ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है लेकिन अच्छा है। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यस, ए ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर विथ 3/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द वाटर। ठीक है, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द वुड। वुड मीन्स जंगल नहीं है, ठीक है ना, जंगल को नहीं डुबोया हमने पानी में। ठीक है, एक लकड़ी है वुड मीन्स। यस बच्चों, करो फाइंड आउट इसको, पानी में डूबा हुआ है। इतना वॉल्यूम पानी में है, पानी की डेंसिटी 1000 kg/m³ होती है। सबको पता है ये चीज, मुझे भी पता है इत्तेफाक से। यस करिए, कर रहे हो ना कनिष्का, पलक, प्रियंका, बोलिए यार। हाँ बच्चों, ऑलराइट, करो, ट्राई करो, गिव इट ट्राई फास्ट। लेट द वॉल्यूम ऑफ वुड ब्लॉक वी मान लेते हैं, बस अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नथिंग। एफ मास होगा इसका, नीचे एम जी फोर्स लगाएगा, लगाने दो। फ्लोट की कंडीशन में एम जी बराबर एफ बी हो जाता है, ब्यूएंसी फोर्स, सबको पता है ये चीज, है क्या नहीं है, है ना भाई, सबको पता है, मुझे भी पता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, एम जी बराबर होगा एफ बी के, ब्यूएंसी फोर्स के। अब मेरे को, और सबको पता है कि जितना पोर्शन डूबा हुआ होता है, यस नेट तो जीरो हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो रेस्ट में है, रेस्ट में है ना। तो वुड की डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इतना पोर्शन डूबा हुआ है, तो इसने पोर्शन डूबे हुए की वजह से, यानी कि इस वॉल्यूम की वजह से ही ब्यूएंसी फोर्स लगेगा। अब एम जी को पता है, वी रो जी की टर्म में लिखना पड़ेगा। एम की वैल्यू होती है रो इंटू वी, यानी कि रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी होता है, तो रो इंटू वी इसको लिख सकते हैं, तो रो वी जी, और इसको लिख सकते हैं तो ये बात थी हमारे वुड की।
यार देखने लग गए क्या? सोल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बहुत सिंपल सी चीज है, आंसर तो आने दो, एक दो तो आने दो यार, क्या कर रही हो तुम? ऐसा मत करो। यस पलक बच्चे बताओ ना यार, प्रियंका। हाँ जी। और भी लोग हैं क्लास में। है ना? चंचल भी है, खुशी भी है, साक्षी भी है, सृष्टि भी है, तानिया जी भी है, त्रिशा जी भी है। बोलिए यार। चिल कर रहे हो तुम तो, ऐसा लग रहा है जैसे वो मूवी चल रही है अपने आप। मूवी चल रही है ना, तो मूवी में हमें बोलना नहीं है। ऐसा मत करो यार। चलो कोई बात नहीं। तो एफ बी ब्यूएंसी फोर्स का क्या लगेगा? वाटर की डेंसिटी, वॉल्यूम जितना अंदर है, 3/5 टाइम ऑफ वी इंटू जी। जी से जी की धज्जियां उड़ जाएगी। डेंसिटी ऑफ वुड हमें फाइंड आउट करनी है, रो वुड, तो वी से वी की भी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो रो वुड जो होगा बच्चों, वो कितना होगा? रो डब्ल्यू इंटू 3/5। तो 1000 3/5, ये 200 बार जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 600 काजू पर बादाम क्यूब। ठीक है, काजू पर मीटर क्यूब। ठीक है, यही है। किसी को कोई परेशानी इसके अंदर? यस एनीबडी? सर 1000 कैसे है? ये रहा वाटर की डेंसिटी। पता होती है ना हमें, तो 1000 kg/मीटर क्यूब, है ना? दिस इज नॉन बेटा। ऑलराइट। चलो एक और क्वेश्चन है। ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर विद 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। ठीक है, द सेम ब्लॉक floats in oil with 5/9 time of its volume submerged, then find the density of wood and oil। सेम क्वेश्चन है, पहले ये निकलेगा फिर इसके बाद ये निकलेगा। इसका आंसर सबका आना चाहिए। अगर V वॉल्यूम है तो 1/3 डूबा हुआ है वाटर में, और V वॉल्यूम है 5/9 टाइम ऑफ V डूबा हुआ है ऑयल में। ठीक है, बस यही बता दो। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक पहले की तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, मास का वही रहेगा इसमें भी, इसमें भी वही विरोजी वाली कंडीशन लगानी है। यस 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 यस। हो रहा है नहीं हो रहा? वाटर के लिए करेंगे वही, एम जी नीचे, ब्यूएनसी फोर्स एफ बी ऊपर। ठीक है, तो एम जी इज इक्वल टू ब्यूएनसी फोर्स एफ बी, है ना? सिंपल सी कहानी है। एम जी को लिख सकते हैं हम रो वुड इंटू जी इंटू, नहीं, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम रो वाटर टू, कितना डूबा हुआ है? 1/3, यानी कि V/3 टू जी। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वुड सेम टू सेम पिछली की तरह आ जाएगी, वाटर 1000, और ये V से भी कैंसिल आउट, ये 1/3। ठीक है, तो 1000/3 kg/मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आएगी, वुड की आ गई। अब जब हम इसको ऑयल में डुबाएंगे तो क्या होगा? ऑयल भी वही काम करेगा, ऑयल में इतना डूब रहा है तो ऑयल की डेंसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। सिंपल वही वाला लॉजिक लगेगा, एम जी इज इक्वल टू बी एन जी फोर्स। ठीक है, तो रो हो जाएगा वुड वी जी, रो ऑयल कितना डूबा हुआ है? 5/9
टाइप ऑफ V इंटू जी से जी कैंसिल आउट हो गया, V से ये गया। ठीक है, तो ऑयल की वैल्यू आप निकाल सकते हो, रो ऑयल दैट इज रो वुड इंटू 9/5। सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 600। ठीक है, वुड की वैल्यू ये थी। यस, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? कुछ भी नहीं था बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज वाले चैप्टर, सॉरी आज वाले टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, डल रेस्पॉन्स यार, डल रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स तो करिए। यस बोलो बच्चों, कनिष्का, पलक। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और भी बच्चे हैं क्लास में कनिष्का के अलावा? सब अपने सबूत दीजिए, हम क्लास में हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दो अलग अलग फ्लूइड दे दिए हमें। ऑल राइट प्रियंका, पलक, बहुत अच्छे, त्रिशा। ठीक है ना, तो क्यूब विद एन एज ऑफ 10 सेंटीमीटर immerse in a vessel containing water। ठीक है, ओके चंचल। ठीक है, तो ए लेयर ऑफ लिक्विड immiscible with water and having density this। ठीक है, the poured above the water, the interface between the liquid is at the middle of the cube, find the mass of the cube। दो अलग अलग लिक्विड में 10 सेंटीमीटर साइज का क्यूब रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर है वाटर, और ये इसकी डेंसिटी जो लिक्विड है दूसरा वाला उसकी वाटर से कम है, दिख रहा है साफ साफ। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाटर के ऊपर ही रहेगा। कहाँ रहेगा? वाटर के ऊपर। यार खुद से ट्राई करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तो कहानी दिखा रहा हूँ तुम्हें कि ऐसा हो रहा है। ट्राई करो जल्दी से, अपने हाथ पैर चलाओ। थके हुए हो क्या? थके हुए तो नहीं हो ना? है भाई, अभी तो शाम के 7 ही बजे हैं मुश्किल से। ठीक है, तो कोई भी मुझे नहीं लगता थका हुआ होगा। अच्छा मुझे एक बात बता दो, जो इसमें ब्यूएंसी फोर्स लिक्विड लगाएगा, ये लिक्विड है, यहाँ पर वाटर है, वाटर का तो ऑब्वियसली बात है ऊपर लगेगा ब्यूएंसी फोर्स, एफ बी ड्यू टू वाटर। लेकिन जो लिक्विड है ये वाला, ये किस डायरेक्शन में ब्यूएंसी फोर्स लगाएगा बताओ? बोलो। यस, ऊपर या नीचे? बोलो बच्चों, कनिष्का बोलिए, प्रियंका, पलक, और भी बताइए। यस, जो लिक्विड है इस पानी के ऊपर कौन से डायरेक्शन में ब्यूएंसी फोर्स लगाएगा? बताओ ना। ये बच्चों देखो, इसके अंदर इतना डूबा हुआ है तो ये नीचे थोड़ी दबाएगा इसको, ये भी ऊपर ही भगाएगा। ठीक है, एफ बी, क्योंकि यहां पर से इसने इसका वॉल्यूम ले रखा है, ये बोलेगा तू भाग जाए यहाँ से। ठीक है, तो एफ बी जो ड्यू टू लिक्विड है, ठीक है, ये भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो यह हमेशा जो ब्यूएंसी फोर्स होता है वो mg के रिवर्स डायरेक्शन में लगता है ज्यादातर। ठीक है ना, ऊपर ही लगेगा, mg को कम करने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो चलो यार बस इसको mg के बराबर कर दो, अगर इसका m मास है तो mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। बस और कुछ नहीं करना, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ बात है ही नहीं। और आधा आधा डूबा हुआ है, तो यहाँ पर नहीं, बीएनसी तो तब भी ऊपर ही होगा ना बच्चे। ठीक है, ऊपर से डुबो रहे हैं हम, है ना, तो बस ऊपर की तरफ ही लगेगा। ठीक है ना, ऊपर से डुबो रहे हैं हम, तो इस तरफ ही लगेगा। ठीक है, अगर आप ये वेसल को आड़ा कर दोगे और फिर यहाँ पर डुबोने की कोशिश करोगे ऐसे, तब बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, अगेंस्ट वर्क करेगा वो। ठीक है, जैसे जैसे आप अपना जो भी बॉडी उसमें डुबोगे ना, तो वो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे डुबो रहे हो तो ऊपर की तरफ वर्क करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा।
ठीक है। सो बस यहाँ पर देखो mg किसके बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, mg बराबर हो जाएगा हमारे ए buoyancy फोर्स ड्यू टू वाटर, buoyancy फोर्स ड्यू टू लिक्विड। अब buoyancy फोर्स की दोनों की वैल्यू लिख सकते हैं हम। देखो आधा डूबा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर हाइट डूबी हुई होगी और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर इस वाले वाटर में डूबी होगी, 5 सेंटीमीटर लिक्विड में, 5 सेंटीमीटर वाटर के अंदर। ठीक है, सो यहाँ से हमें mg लिख दो FBW। ठीक है, कितना डूबा हुआ है, आधा। अगर इसका पूरा वॉल्यूम V था तो जो इनसाइड है V इनसाइड वाटर रो वाटर इंटू G प्लस V इनसाइड लिक्विड इंटू रो लिक्विड इंटू G। G से G दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू V इनसाइड, दोनों क्या है, बराबर है, तो V इन जो है वो क्या है, V/2 है। ठीक है ना, इसमें भी आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है, इसमें भी आधा डूबा हुआ है, तो V/2 रो W प्लस रो लिक्विड हम लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू V/2 है, इसकी भी V/2 है। G से G की धज्जियां उड़ चुकी है। M की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी कि क्यूब का मास कितना है। इसको सोल्व करोगे बच्चों, M V की वैल्यू V/2 है बच्चों, तो देखो रो W कितना है 1000 यानी 10⁻³ रो L कितना है, हाँ बस वैल्यू पुट करनी है 0.8 इंटू 10⁻³ V की वैल्यू लिखो, तो V की वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो 10⁻⁻6 करेंगे तो वॉल्यूम मीटर में हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो मास आ जाएगा यहां से हमारे पास 0.9 kg। ठीक है, यही आंसर है, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, थके हुए हो क्या यार, और बच्चे थके हुए हो क्या, बताओ ना, अपने से ट्राई नहीं करोगे। क्वेश्चन और है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करना खुद से। बोट के अंदर आदमी जब चढ़ जाता है तो वो 2 सेंटीमीटर डूब जाती है, तो जो मैन का मास होगा वो कितना होगा। सेम सेम क्वेश्चन है, उसी के ऊपर है, mg इज इक्वल टू वो करना रहेगा आपको। ठीक है ना, चलो फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करेंगे बच्चों। अब तक हमारा जो फ्लूइड था वो किस कंडीशन में था, रेश पर था। लेकिन डायनेमिक्स में जब हम बात करते हैं तो हमारा फ्लूइड कहाँ क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे फ्लूइड्स के बारे में, यस फ्लूइड्स आर इन मोशन। ठीक है, हमारे फ्लूइड्स क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब फ्लूइड डायनेमिक्स में जो हम बात करते हैं फ्लूइड की, ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड के बारे में जनरली हम बात करते हैं। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है बताओ मुझे। पहले ही लेक्चर में इस चैप्टर की बात करी थी हमने आइडियल फ्लूइड के बारे में, सॉरी उसमें बात करी थी हमने सॉलिड्स वगैरह की। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है बच्चों जो कि दब नहीं सकते, जिनका वॉल्यूम आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं ये, इनकम्प्रेसिबल। और विस्कोसिटी इनकम्प्रेसिबल है, तो इसका मतलब है इनकी वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते, डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते, तो इनकी वॉल्यूम में डेंसिटी क्या नहीं होती, डज नॉट चेंज। ठीक है, अब हम बात करें तो इनकी विस्कोसिटी, क्योंकि ये शेयर फोर्स आप इनके ऊपर लगाओगे, तो आपने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में सुना था ना, वो बहता ही जा रहा था, आगे चलता ही जा रहा था, तो शेयर फोर्स लगाओगे तो ये हाईली क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिव होते हैं शेयर फोर्स के ऊपर। यानी कि आपने लगाया और ये भागते ही जाएंगे फिर। ठीक है, तो नॉन विस्कस होते हैं, इनके लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ये बहना स्टार्ट करेंगे तो रुकेंगे नहीं। और ऐसा वास्तव में कोई भी आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता इस तरीके का कि बहता ही जाए। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन होती है ताकि हम जो चीजें बनाए वो आइडियल के पास जाए कम से कम। ठीक है, तो नॉन विस्कस होता है तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और एक और चीज बच्चे, जब हम इसके ऊपर शेयर फोर्स लगाएंगे, जैसे वो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में बात करी थी, तो इसकी ऊपर वाली लेयर क्या भागे जा रही थी ना, क्यों भागे जा रही थी, क्योंकि विस्कोसिटी 0 होती है। और विस्कोसिटी क्या होती है कि फ्लूइड अपना ही बहने का विरोध करता है, अपने आप को ही नहीं बहने देना चाहता। जैसे हमारा वो ग्लिसरीन होता है ना, उसको डालोगे तो वो ज्यादा विस्कस है,
ठीक है, उसकी जगह पानी डालोगे तो पानी आराम से बह जाएगा। तो पानी की विस्कोसिटी कम है, ठीक है ना, जिसकी विस्कोसिटी जितनी कम होती है वो उतना ही आसानी से बह सकता है। विस्कोसिटी बच्चे पूरा इस चैप्टर में एक आएगा विस्कोसिटी के बारे में, अभी ब्रीफ में बता दिया मैंने इसको, ठीक है। जो फ्लूइड की बहने की टेंडेंसी होती है उसके बारे में बात की जाती है विस्कोसिटी में, ठीक है। जो जितना ज्यादा विस्कस होगा वो उतना ही कम बहेगा, उतना ही कम फ्लो करेगा, ठीक है। और एक और चीज होती है, इरोटेशनल होता है ये। इसके जो पार्टिकल लोगे ना आप, ठीक है, वो उनका जो ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी, वो जीरो होगी। यस, अपोज ऑन फ्लो, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो घूमेंगे नहीं, सीधे सीधे चलते रहेंगे, जैसे लेमिनार फ्लो के अंदर होता है। जैसे मैंने सीधी सीधी बात कर दी, अभी आ रहा लेमिनार फ्लो। अब देखो बच्चों, इतनी बातें हमने कर ली कि आइडियल फ्लूइड होता है वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो बच्चों, जो हमारे टाइप्स ऑफ फ्लूइड है वो दो टाइप्स के हम जनरली पढ़ते हैं। एक तो ये लेमिनार, ये इसको स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो भी कहते हैं, और एक और होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार या स्टेडी फ्लो से हमें पता लग रहा है, स्टेडी नाम से, कि फ्लो स्टेडी होगा, एक तरीके से बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें यूं मत सोचना कि पूरी की पूरी नहर बह रही है हमारी, तो उसमें हर जगह कहीं पर भी चले जाओ तो पानी की वेलोसिटी बराबर होगी, ऐसा नहीं। उसका मतलब स्टेडी फ्लो नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं। मैंने एक पाइप लिया है ऐसे, और यहां पर खींच दी मैंने इसमें एक लाइन। इस लाइन पे मैं लेता हूं 3 पॉइंट ए, बी और सी। तो ये जो लाइन है, ये पाथ लाइन कहलाती है या स्ट्रीम लाइन कहलाती है, ठीक है ना। इसके ऊपर आप जब टेंजेंट खींचोगे, तो जिस इस लाइन के ऊपर जब आपने टेंजेंट खींची तो यहाँ पर v1 वेलोसिटी, यहाँ पर v2, और यहाँ पर v3 वेलोसिटी आएगी। तो ये जो टेंजेंट है ना बच्चों, जो टेंजेंट खींची है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें बता रही है, किस डायरेक्शन में ये पार्टिकल फ्लो करेगा, ठीक है, ये चीज हमें बता रही है। तो ये पाइप हमारा टेढ़ा है, तो इस तरीके से हमारा पाइप जो पार्टिकल है इसके ऐसे जाते रहे। और एक और मेन बात कि स्टेडी फ्लो होता क्या है। स्टेडी फ्लो में क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक पार्टिकल वन, एक लेता हूँ पार्टिकल टू, ठीक है, दो पार्टिकल मैंने लिए। पार्टिकल वन पहले जाएगा, यहाँ पर जा रहा है, तो ये सेम का सेम ये ग्रीन लाइन को फॉलो करता हुआ जाएगा, ए पॉइंट पर आएगा, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, ठीक है। सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। ए पॉइंट पर वेलोसिटी v1 हो गई, थोड़ा और आगे बढ़ा इस लाइन के अकॉर्डिंग, हेलो, v2 वेलोसिटी हो गई, थोड़ा और आगे बढ़ा v3 हो गई, ठीक है। अब जो सेकंड पार्टिकल है वो अगर इस लाइन के अलोंग आता है, तो वो भी सेम टू सेम ए वाली कहानी को रिपीट करता हुआ जाएगा, यानी कि ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v1 होगी, बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v2 होगी, और सी पर v3 होगी, ठीक है। तो जो मतलब हमारे प्रेसिडेंट पार्टिकल्स हैं, उसके पहले प्रीवियस वाले पार्टिकल का, जो बाद में आने वाले पार्टिकल हैं, वो जो पहले निकल चुके हैं उनके पाथ को और उनकी वेलोसिटी को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, तब जो हमारा फ्लो कहलाता है वो स्टेडी फ्लो कहलाता है, ठीक है। एक कहानी को अगर फॉलो कर रहे हैं, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो फ्लो क्या हो गया, स्टेडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। और लेमिनार में क्या होता है, लेमिनार में एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके का पाइप होगा, और उसके जो पार्टिकल है वो ऐसे मोशन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये दोनों सेम कैसे हैं, स्टीम स्टेडी और लेमिनार फ्लो, क्योंकि लेमिनार में स्टेडी फ्लो हो सकता है, लेकिन स्टेडी के अंदर ये टेढ़ा मेढ़ा पाइप हो गया, तो उसको आप लेमिनार नहीं कह सकते, वो मुड़ जाएगा। यहाँ पर दो पॉइंट मैं लूं, ए और बी, तो यहाँ से हर एक आने वाला पार्टिकल जो है इस लाइन के अलोंग आएगा, तो वो सेम वेलोसिटी को फॉलो करेगा, ठीक है, एक सीधा सीधा चल रहा है, तो ये लेमिनार कहलाया। और स्टेडी भी है, लेकिन जो स्टेडी है वो जरूरी नहीं है कि लेमिनार भी हो, ठीक है ना। लेमिनार में बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल चलता रहेगा पैरेलली, एक डेफिनेट चीज है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई है, देखो लेमिनार फ्लो कब होता है,
या स्ट्रीमलाइन कब होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड is that flow in which each element of the liquid passing through a point travel along the same path within the same velocity। ठीक है, सेम वेलोसिटी से पास करेगा जब भी ए पॉइंट पर आएगा या बी पर आएगा या सी पर आएगा। ठीक है, और जो उसका प्रीसीडिंग एलिमेंट है उससे, ठीक है, जो आगे से पहले निकला उसका सेम पाथ, पूर्वजों को फॉलो करते हैं ये। ठीक है ना, किसको फॉलो करते हैं स्ट्रीम लाइन या स्टेडी फ्लो में? पूर्वजों की पूजा। ठीक है ना, क्लियर है? सेकंड अगर पैराग्राफ पढ़ो उसको, सेकंड बुलेट पॉइंट पढ़ोगे तो वो उसमें भी वही बात लिखी हुई है कि टेंजेंट खींच दोगे तो वो क्या बताएगा हमें? डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड या वेलोसिटी जो भी है। ठीक है ना, क्लियर है? चलो अच्छी बात। पता है ये चीज आप घर पे भी देख सकते हो। ठीक है, जनरली जो स्ट्रीमलाइन फ्लो, जनरली वेलोसिटी क्या होती है इसके अंदर? बताओ, स्ट्रीमलाइन फ्लो में कब क्या होगी? वेलोसिटी जनरली कम होगी। ठीक है, लो। पता है घर में आप जो टैप है ना, वाटर टैप, आपका नल जो होता है, उसको खोल के बैठो, हल्का खोलोगे बिल्कुल एक अच्छे से शेप में पानी बहता हुआ दिखेगा, टपकता रहता है बिल्कुल बढ़िया आराम से एक फ्लो में। जैसे आप तेज करते हो एक बिल्कुल रैंडम था शेप हो जाता है उसका, होता ही नहीं होता। देख सकते हो आप इस चीज को, घर पे ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी आंखों से। ठीक है, तो जैसे आप पानी को ज्यादा खोल दोगे नल को, तो वो उसका जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट हो जाएगा, एक रेंडम शेप हो जाएगा उसका। ठीक है ना, तो यानी कि उसके पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एक परफेक्ट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो टर्बुलेंट हो जाता है। और कम पे खोलोगे तो एक परफेक्ट पैटर्न फॉलो होता है, आराम से पानी टपकता है एक लेमिनार फ्लो में। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? इसी तरीके का जिगजैग कहानी होती है। जैसे अगर पानी बहता हुआ आ रहा है, पानी आया बहता हुआ, हाँ नहीं नहीं जरूरी नहीं है, खराब नहीं, अपने नॉर्मल वाले में भी होता है ऐसा। ठीक है, हाँ वेलोसिटी नहीं 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 नहीं। सभी पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। जरूरी नहीं है, ए पर और बी पर अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पर भी सब जगह वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है या सेम भी हो सकती है। ठीक है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से रहेगा। जैसे हमारी ऊपर से कोई बॉल पानी की बूंद को गिराओगे एच हाइट से, तो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी जीरो, रेश पर से गिरा है, यहाँ पर अलग वेलोसिटी होगी, यहाँ पर पूरी अलग वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, वैसी कहानी है, तो जरूरी नहीं है कि सेम रहे। ठीक है, फ्लो हमारा कैसा भी हो सकता है, कहीं पर तेज होगा कहीं पर धीरे, और बराबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर ही रहे। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो देखो, ऐसे अगर पानी आ रहा है और आपने रख दिया भाई साहब यहाँ पर पत्थर, तो ये इससे टर्न करके ऐसे भी मुड़ सकता है, आगे भी जा सकता है, ऐसे करके। तो ये एक रेंडम मोशन है बच्चों, इसके पानी के पार्टिकल्स का। ठीक है ना, तो आप पत्थर रखोगे ना बहते हुए पानी में, नहीं वेव्स नहीं आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, वेव्स आगे रहेगा, एंड की कहानी है वो तो ऑलमोस्ट। तो देखो इस तरीके का ये रेंडम मोशन है, पानी को तेज खोल दिया था तो ये टर्बुलेंट बन गया बच्चों। को ये एक रेंडम मोशन है हजार्ड है, इसके हर पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली बदलती है। ठीक है, एक जो अगर आप स्ट्रीम लाइन खींचना चाहो तो नहीं खींच सकते, इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो व्हेन द मोशन ऑफ द पार्टिकल लिक्विड्स become disorder or irregular, this type of flow called as turbulent flow। ठीक है, तो turbulent flow में क्या होता है? पाथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंज कंटिन्यूसली एंड haphazardly, तेज तेज और कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं विद टाइम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट की बदलती ही रहेगी। ये हो गया हमारा टर्बुलेंट फ्लो। जो वर्ल वगैरह बनते हैं ना, ठीक है, वर्लपूल वगैरह, वो इसी की वजह से बनते हैं, वो उसका जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट ही होता है। ठीक है, क्लियर है बात? आ गई समझ में? तो चलो एक और एक क्वेश्चन है और इसको करो। बताओ मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, क्या आंसर होना चाहिए इसका?
ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम, वेलोसिटी पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अराइविंग एट ए गिवन पॉइंट आर द सेम, द मोमेंटा यानी कि मोमेंटम p इज इक्वल टू mv वाली चीज ऑफ ऑल द पार्टिकल अराइविंग एट ए गिवन पॉइंट आर द सेम। कौन सा करेक्ट होगा? सब सेम सेम दे रखा है, मल्टीपल करेक्ट है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। यस, सीओडी आ रहा है, वेरी गुड तानिया पलक। और भी बच्चे बताओ क्या हो सकता है जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। देखो स्पीड तो हमारी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती, जैसे डायरेक्शन बदली वेलोसिटी भी चेंज। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या चाहिए होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और जो पार्टिकल होता है उसकी जो मास होता है वो टेंस टू जीरो होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किसी भी पॉइंट की, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करी जा रही है, किसी भी पॉइंट की, ये गलत, ये गलत, यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर P होता है अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी सेम, तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम भी सेम, तो सीओडी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट इसके अंदर बताऊं कि दोबारा वही वाला डायग्राम बनेगा बच्चों, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। हर एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सब अपना अपना पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, अब ये मल्टीपल करेक्ट नहीं है, पार्टिकल एक वेल डिफाइंड पाथ के अलोंग मूव करते हैं, किस में करते हैं, टर्बुलेंट में नहीं होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक वेल डिफाइंड पाथ हमेशा एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो स्टेडी में जरूरी नहीं है क्योंकि वेलोसिटी बदलती है, ठीक है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, बदलती है इसके अंदर, तो ये नहीं हो सकता बिल्कुल करेक्ट। ओके, बी 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 तो लेमिनार आएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, सीधे ही चलेंगे वो, ठीक है। और मिक्सअप भी नहीं होगा, ठीक है ना, मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है ना। और पता है जो स्टेडी फ्लो होता है, एक चीज और मैं बता दूं उसमें, ये दो स्ट्रीम लाइन आपने खींची ना, एक और स्ट्रीम लाइन आप खींचोगे तो ये कट नहीं करती एक दूसरे, ठीक है, क्योंकि एक पार्टिकल की फिर टेंजेंट खींचोगे तो दो डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो स्ट्रीम लाइन होती है, ये पाथ होता है, वो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, ठीक है, स्टेडी फ्लो के अंदर। चलो अब आते हैं बच्चों हमारी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या है ये भाई साहब कंटिन्यूटी इक्वेशन? हाँ जी, क्या है मैं बताता हूँ, चलो कोई भी मत बताओ। ये हम इसमें लेते हैं वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप, इसमें हमने इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया A1, इसका A2 है, कुछ अमाउंट में लिक्विड इसमें V1 वेलोसिटी से एंटर कराया, इसमें V2 से आउट कराया, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, लिक्विड की जो डेंसिटी है या फ्लूइड की डेंसिटी है वो रो है। तो मुझे बताओ इक्वल डेल्टा टी टाइम में, और यहाँ पर भी डेल्टा टी टाइम में, जो अगर हमने M मास का या V वॉल्यूम का फ्लूइड इसमें एंटर कराया, तो इतने ही इक्वल टाइम में कितना फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा, सेम अमाउंट में निकलेगा, ये कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा, बताओ सेम टाइम में, बताइए। हाँ जी, पलक कह रही है सेम, सब कह रहे हैं ना सेम, ठीक है। तो सेम टाइम में देखो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, तब भी हमारा जो फ्लूइड है वो इक्वल अमाउंट में बाहर निकलता है, और ये प्रैक्टिकल चीज है बच्चों, आप खुद करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा है तो वेलोसिटी ज्यादा ज्यादा नहीं कम होगी, यस A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2,
और यहाँ पर एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, देखते हैं इस चीज को। इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ठीक है, इसमें हम जनरली इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लेते हैं, ठीक है, आइडियल फ्लूइड लेते हैं इसके अंदर। तो ऐसी कहानी है। क्या है स्टेटमेंट इसका? इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ठीक है, स्ट्रीम लाइन के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो उसका इससे क्या होगा, A1 V1 यस इज इक्वल टू A2 V2। जैसे आप वो अपना गार्डन पाइप होता है ना, तो आप जैसे ही उसके जो ओपनिंग है उसके ऊपर अंगूठा लगाते हो तो पानी का फ्लो आगे जाने लगता है और ज्यादा। तो आगे जाने का मतलब ही यही है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बच्चों बचपन से करते आ रहे हो सब आप लोग, फिजिक्स लगाते हुए आ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कहानी है। ठीक है, हाँ पिस्टन बना दिया आपने आपके हाथ को। ठीक है, पिस्टन वैसे पुश करने के काम आता है, आगे बढ़ाया पीछे करा, आगे बढ़ाया पीछे करा, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, इसकी डेंसिटी रो, यहाँ पर वेलोसिटी V1, यहाँ पर वेलोसिटी V2। ठीक है, सो डेल्टी टाइम में जितना भी आपने लिक्विड एंटर कराया उतना ही बाहर निकल जाएगा, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो A1 V1 होगा इज इक्वल टू A2 V2 होगा। आप कहीं पर भी रेंडम कोई दूसरा एरिया ले लो तो उसके लिए भी बराबर होगा। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, सो ये बात है। तो अब इसमें और क्या बात कर सकते हैं हम? यहां से हमें पता लग रहा है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। ठीक है, क्या है ये, है एरिया, यहाँ पर लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये भाई साहब है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब बच्चों देखो कुछ चीजें, यहाँ पर एरिया और वेलोसिटी, क्या मैं इसको वॉल्यूम कह दूं? वॉल्यूम फ्लो रेट क्या कहलाता है ये? एरिया वेलोसिटी जो होता है कांस्टेंट होता है, और ये होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। सर यहाँ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वेलोसिटी है, आप इसको वॉल्यूम क्यों बोल रहे हो? जो वॉल्यूम होता था हमारा वो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट या लेंथ होता था ना। यस बोलो, इसमें डाउट है किसी को? बताऊं मैं आगे? हाँ जी बोलिए, बताओ। वॉल्यूम फ्लो रेट क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? देखो क्यों है, देखो एरिया की जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर होती है, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया है, ठीक है, तो इसलिए मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की होती है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट है ये। ठीक है बच्चों, अब हम इसको मास फ्लो रेट कब बना सकते हैं? जब हम इसमें रो का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, रो एवी अगर हम लिखेंगे और इसको कांस्टेंट करेंगे तो ये बन जाएगा भाई साहब मास फ्लो रेट। ठीक है, अब इसकी ये यूनिट है होगी वो केजी मीटर क्यूब पर सेकंड होगी। इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये जो फ्लो रेट है मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट है। चलो अब इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, जितना अमाउंट आया उतना का उतना चला गया। ठीक है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, यहाँ का A2, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, यहाँ पर V1 वेलोसिटी से आया, यहाँ पर V2 वेलोसिटी से गया, डेल्टा T टाइम में आया, डेल्टा T टाइम में निकल गया। ठीक है, सो इसके लिए लिखते हैं हम, लिखिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। मास हमारा जितना आएगा उतना ही जाएगा, यही कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास का लॉस नहीं हो रहा, मास डिफेक्ट नहीं हो रहा। डेंसिटी इसकी क्या है बच्चों, रो है।
ठीक है, डिफरेंट डेंसिटी होगी उसके लिए भी हम इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट p in delta t time should be equal to volume of fluid leaving at q in delta t time। कितना होगा बताइए, वॉल्यूम की बात करी जा रही है। यस, a1 v1 और डेल्टा टी टाइम में करी जा रही है बच्चों, तो टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर a2 v2 और डेल्टा टी, क्योंकि टाइम पूरे एक टोटल टाइम के अंदर बात करी जा रही है, पर यूनिट टाइम बात नहीं करी जा रही। ठीक है, तो अब जिसकी यूनिट होगी ना, मीटर क्यूब ही रहेगी। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं रहेगी, ये फ्लो रेट नहीं दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर मैंने बताया आपको मास कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट पी इन डेल टी टाइम, ठीक है, शुड बी इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड लीविंग इन डेल टी टाइम एट क्यू। ठीक है, तो रो से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ भी नहीं, रो a1 v1 डेल्टा टी a2 v2 डेल्टा टी। सेम चीजों को हम दोनों तरफ काट सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगी, जो कि कितनी है, a1 v1 a2 v2। यही हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव हो चुकी है बच्चों, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिर्फ दो बातें हैं, एंटर करने वाले को एग्जिट करने वाले के बराबर कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मास क्या है, कंजर्व्ड है, मास कंजर्वेशन इसके अंदर यूज हो रहा है। बर्नौली के अंदर कुछ और कंजर्वेशन यूज होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, क्लियर है कहानी। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे बर्नौली के अंदर भी काम में आएगी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और ये नाम का तो डेरिवेशन है, दो लाइनें लिख दी, एक स्टेटमेंट लिख दिया, खत्म काम उसका। ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्या डेरिवेशन है बच्चों इसमें, ये फॉर्मूला, ये सारी चीजें अगर इसको समझ में आती है तो कुछ भी तो डेरिवेशन नहीं है इसके अंदर। ये डायग्राम हमें याद है। देखो, मैं छोटी चीज तो बोलूंगा मैं, है ना, तो आ जाती है कभी कभी। बर्नौली ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपैरिजन में, जो बर्नौली हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, हमेशा नहीं आती ऐसा नहीं कह सकते। इसके ऊपर या तो ये इसकी डेरिवेशन आएगी, ठीक है, या फिर इसका एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों में से एक चीज आती है इसमें। क्लियर है। सो ये हमारी ये डिराइव हो गई। अब बताओ मुझे, यहाँ पर जो फ्लूइड था वो इनकम्प्रेसिबल हो, तो कुछ बच्चों ने हैंड रेस कर रखे हैं, क्या डाउट है बोलिए, तानिया, प्रियंका। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड हो तब क्या होगा, तब भी वही होगा, मास फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर रहेगी। अब इस कंडीशन में रो वन a1 v1 हो जाएगा, रो टू a2 v2 हो जाएगा। सर ये क्या कह रहे हो आप, जहां पर रो वन डेंसिटी से इंटर कर रहा होगा और रो टू से निकल रहा होगा, यानी कि हमारा फ्लूइड यहाँ पर छोटे क्रॉस सेक्शन के ऊपर दब गया होगा, या बड़ा क्रॉस सेक्शन हो जाएगा तो एक्सटेंड हो जाएगा। नहीं, ये गारंटी नहीं दे सकते। देखो, हमारा एक कंटिन्यूटी और बर्नौली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, बर्नौली और ये कंटिन्यूटी। ठीक है ना, उसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है ना। हाँ, मैं कह सकते हैं इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि है ही क्या है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी चीज है। इसके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, इसका मतलब है ये वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चे, और जो वॉल्यूम फ्लो रेट थी, कहाँ गई, ये रही। इसको हम लिखते हैं डी कैपिटल वी बाय टी टी।
ठीक है, क्लियर है कहानी यहाँ तक? एनी डाउट एनीबडी? और ये रो 1 रो 2 का खेल समझ में आ गया? A1 V1 A2 V2, रो 1 से एंटर कर रहा था, रो 2 से निकल रहा था, बस इतनी सी बात है फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। ये जनरलाइज कर दिया हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करिए। वेलोसिटी, टू वाटर पाइप्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड विद द मेन सप्लाई। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप 2 सेंटीमीटर इज। सबका आंसर आना चाहिए बच्चों, वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगानी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक ए पाइप है, उसका डायमीटर D1 अगर हम बोले तो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V1 होगी। बी पाइप है, डायमीटर इसका D2 4 सेंटीमीटर का है, इसकी वेलोसिटी V2 मान लेते हैं। तो 2 सेंटीमीटर की वेलोसिटी ऑफ द फ्लो हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा ध्यान से बच्चों, स्क्वायर होता है जो कि इसके अंदर, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। थोड़ा सा ध्यान से बस, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे कभी भी, प्रोमिस मी। पाई D1 स्क्वायर बाय 4 V1 पाई D2 स्क्वायर बाय 4 V2, डी डी कैंसिल आउट, तो V1 स्क्वायर, सॉरी V1 अरे नहीं यार ऐसा मत करो ना, V1 की वैल्यू V2 के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो V1 D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 स्क्वायर इंटू V2, एंड D2 कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर 16, D1 कितना है 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर 4 इंटू V2, तो V1 शुड बी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ V2। यस, यही आएगा ना, या और कुछ आएगा? दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, 4 टाइम दैट इन द अदर पाइप। ठीक है, अब एक और एक ऐसा सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का, इसको करो और गलत मत करना। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन at a place the radius of the tube is 1 centimeter and the velocity 2 centimeter. What will be the velocity of water where the radius of the pipe is 2 centimeter? अब पाई आर स्क्वायर लग जाएगा, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है R 1 सेंटीमीटर और वेलोसिटी V1 R1 बोल देता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड। अनदर एंड पे है V2 हमें फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर जो रेडियस है R2 2 सेंटीमीटर, वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ और आंसर पाओ। यस बच्चों, पाई R1 स्क्वायर V1 पाई R2 स्क्वायर V2, पाई से पाई की धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक है, V2 हमें फाइंड आउट करना है, तो R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इंटू सर V1। लास्ट क्वेश्चन में तो डायमीटर का स्क्वायर किया था। हाँ, तो एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई D स्क्वायर बाय 4 होता है, यही तो होता है। ओके डायमीटर डायमीटर और रेडियस एक ही तो बात है, ये रहा हमारा रेडियस, ओके सर। है ना, ये रहा हमारा डायमीटर, बस। ठीक है, तो R1 कितना है बच्चों? देखो यूनिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R1 है बच्चों 1, 2 है नीचे तो इसका होल स्क्वायर, और V1 कितना था 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2/4 हो जाएगा, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड से निकलेगा। क्योंकि देख लो, और सही भी बात है
यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, यहाँ पर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, मैंने उल्टा बना दिया, देखो, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर हो गया, इसका बड़ा बन गया है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है कम होगी, ठीक है। ऑलराइट, एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस? मजे नहीं आए क्या पढ़ने में आज, ये बताओ मुझे तो पहले। परेशान हो जाते हो क्या न्यूमेरिकल से तुम? हम्म, होते हो क्या? न्यूमेरिकल से परेशान होते हो क्या? कभी कभार होते हो?